नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने 4 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट किए हैं। उज्ज्वल निकम, सी सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन। और अब अगर अब तक देखें जो कुल नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो उनमें सुधा मूर्ति, इलैया राजा, विजेंद्र प्रसाद, पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े, रंजन गोगोई, सतनाम सिंह संधू और गुलाम अली खटाना। अब ये सदस्य हैं। सामान्यतः इस तरह की बात कही जाती है कि इसके पीछे राजनीतिक समीकरण साधने की बात होती है। विशेष रूप से ये मामला तब शुरू हुआ था जब चुनाव से ठीक पहले सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया था। उनको राज्यसभा भारत रत्न भी दिया गया था चुनाव से पहले, और ये सारी गतिविधियां थी, उसमें रेखा भी शामिल थी, उनको भी भेजा गया था। इस तरह के बहुत सारे और हैं जिन पर दृष्टि वो किया जाता है। लेकिन भाजपा की जो सरकार है केंद्र की, वो पॉलिटिक्स तो अब भाजपा और राजनीतिक दल है तो राजनीति करेगी ही, लेकिन उनके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो कई बार विपक्ष के लिए मुश्किल डालता है, और वो स्टंप से नज़र आते हैं। विशेष रूप से जब आप सी सदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन जैसे नॉमिनेशंस की चर्चा करेंगे, और हर्षवर्धन श्रृंगला और उज्ज्वल निकम भी उसी श्रेणी के हैं। इसके पहले जब उन्होंने गुलाम अली खटाना को नियुक्त किया था, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय से हैं और बहुत ज़मीनी नेता हैं जम्मू कश्मीर के, तो लोगों ने सोचा था ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, कौन वो है। वैसा ही जब इलैया राजा के बारे में हुआ, जब सुधा मूर्ति को भेजा गया, तो ये एक है प्रक्रिया जो विपक्ष को, या कह लीजिए पूरे देश के लोगों को आश्चर्यचकित, अगर आप नहीं भी कहना चाहते हैं तो सरप्राइज जरूर करती है। अब चर्चा करते हैं एक के बाद एक सभी नामों पर। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, उसकी पॉपुलैरिटी या फेम की बात नहीं है, उसको तो मैं पत्रकार हूँ इसलिए जानता हूँ, जो पत्रकार नहीं है वो नहीं जानते होंगे। वो है सी सदानंदन मास्टर। अब सी सदानंदन मास्टर जो हैं उनको क्यों राज्यसभा दिया गया, और वो भूमिका है या क्या, किस लिए उनको जाना जाता है। अब सी सदानंदन मास्टर जो हैं उनको उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के कारण लेफ्ट के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्होंने उनके पैर दोनों काट दिए थे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको लोगों को जान लेना चाहिए। 25 जनवरी 1994 को इस तरह का आरोप है कि सीपीएम के वर्कर ने उनकी गाड़ी रोकी, जिस पर वो ट्रैवल कर रहे थे, उनको कार से बाहर खींचा और उनके दोनों पैर काट दिया। अब ये इस व्यक्ति को भाजपा ने, या भाजपा के सरकार ने या राष्ट्रपति ने, इसलिए कि नॉमिनेशन तो राष्ट्रपति करते हैं, उनको राज्यसभा भेजा। लोग कह सकते हैं कि केरल में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इस तरह के मैटर्स चुनाव में बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। चुनाव में और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और केरल तो पूरा कम्युनलाइज्ड इलेक्शन होगा, वहाँ पर उसी तरह का होगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा का केरल पर फोकस है वो
महत्वपूर्ण है और उसको महत्वपूर्ण देखा जाना चाहिए। अब दूसरा जो नाम जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है मीनाक्षी जैन का। अब मीनाक्षी जैन रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन वो इंडिक स्कॉलर हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें जो प्रूफ के साथ हैं उनको लिखी, प्रमाण के साथ अपनी बात कही है। चाहे वो राम मंदिर की बात हो, जो राम मंदिर पर उनकी किताब है, चाहे वो कटरा केशव देव पर उनकी किताब हो, चाहे उनकी किताब सती पर हो, चाहे फ्लाइट्स ऑफ डीटी हो। और उनका अपना कहना है कि जब वो इस तरह की किताबें लिख रही थी, उनके पास आधा दर्जन से ज़्यादा किताबें हैं जिसको जो एकेडमिकली बहुत साउंड है। कृष्ण केशव देव पर किताब है, वो मैंने कवर टू कवर पढ़ी है, प्रमाण के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और बताने की कोशिश की है कि किस तरह से भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर ईदगाह बनाया गया है। खैर, फ्लाइट्स ऑफ डीटी, सती किस तरह से थोपा गया, बताया गया कि वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस थी, एंशिएंट प्रैक्टिस थी, उसको उन्होंने बहुत बढ़िया से अपनी किताबों में डील किया है। इस सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया था जब रामनाथ कोविंद जो है वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने उनको उस समय उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब इसमें तीसरा नाम जो है वो हर्षवर्धन श्रृंगला का है, पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हैं और 2020 से 22 के बीच में रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब भारत क्रिटिकल उसमें था, चाहे वो कोविड-19 का पीरियड हो या और बहुत इस तरह के रिलेशंस, चाहे इंडिया यूएस का हो या और भी बहुत सारे इस तरह के रिलेशंस थे, जब उन्होंने इस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये कहा यह जा रहा था कि 2024 में वो उनको दार्जिलिंग लोकसभा से उतारा जा सकता है और सन ऑफ द सॉयल इस तरह की बहुत सारी खबरें भी चली थी, लेकिन सरकार ने वहाँ से उनको नहीं उतारा, वहाँ से किसी दूसरे कैंडिडेट को उतारा और अब उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जिस तरह का चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है, उस ग्लोबल ऑर्डर में बहुत सारे ऐसे लोगों की सेवाएं आवश्यक हैं जो जिनको विदेश नीति पर जिनकी महारत हासिल है। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी किए थे कि किस तरह से भारत ने एक 7 प्रतिनिधिमंडल भेजा था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये बताने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और उसमें भारत को बड़ी सफलता मिली थी। बहुत सारे जगहों पर तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार का था उसको बदल करके भारत के पक्ष में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुए थे और कुल मिलाकर के इसमें बड़ी सफलता मिली थी। तो इस तरह की गतिविधियों में जहाँ पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, फॉरेन डेलीगेशंस को लेकर के, बहुत सारे निगोशिएशंस को लेकर के, अभी जिस तरह से यूएस के साथ ट्रेड डील चल रही है, इन सब चीज़ों में इस तरह के एक्सपोर्ट की बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उस दृष्टि से अगर हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें तो उनकी भूमिका को शायद प्रिएम्प्ट किया जा रहा है और बाकी आगे के लिए उनकी सेवाएं सांसद के तौर पर ली जा सकती हैं, ली जानी चाहिए भी। अब बात करते हैं उज्ज्वल निकम की। उज्ज्वल निकम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं, बहुत सारे टेररिस्ट केसेस में जो
आतंकवाद से रिलेटेड मुंबई ब्लास्ट का मामला हो, इस तरह के बहुत सारे केसेस में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने 2024 का चुनाव लड़ा था और वो वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गए थे। अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वर्षा गायकवाड़ कोई भी काम नहीं करती हैं तब भी उनको चुनाव जिताया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उज्ज्वल निकम को हराया है और उज्ज्वल निकम जो है वो कम्युनिटी के खिलाफ काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं और कितना महत्वपूर्ण है उज्ज्वल निकम का राज्यसभा में जाना। तो खैर, अब ये उज्ज्वल निकम जो है जिस तरह के केसेस में बता रहा था कि 93 की बॉम्बिंग हो गई, गुलशन कुमार का मर्डर हो गया, प्रमोद महाजन का मर्डर केस हो गया, 2008 मुंबई अटैक हो गया, 2013 मुंबई गैंगरेप हो गया, कोपराडी रेप और मर्डर केस, इन सब में सरकार की तरफ से उज्ज्वल निकम ने जो है अपनी भूमिका रखी। 2016 में इनको भी पद्मश्री दिया गया था और अजमल कसाब वाले मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर के जिन भी लोगों को अभी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है वो इस तरह की पर्सनालिटीज़ हैं जिनका नाम सुन करके या जिनके नॉमिनेशंस पर लोगों को लगेगा कि इन्होंने सच में देश के लिए काम किया। अब मैं अपोजिशन की बात नहीं करता हूँ, जैसे उज्ज्वल निकम को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत्र जिनकी ये ड्यूटी ही है कि वो किस तरह से सरकार के कामों में नुक्स निकालें, और नुक्स निकालने में कई बार वो गलत साबित होती हैं, पार्टी को एम्बैरसमेंट होता है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका है। अब वो विपक्ष की भूमिका बहुत डिजेनरेट की है, बहुत ख़राब हुई है। वो फिर किसी चर्चा का विषय चर्चा करेंगे उस पर, वो भी एक बड़ा विषय है, बहुत सारे फैक्ट्स उसमें धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, कभी चर्चा करूंगा उस पर भी, और हो सकता है वो थोड़ा लंबा वीडियो। लेकिन ये जो मसला है, जिस तरह से उज्ज्वल निकम ने आतंकवादियों को, दंगाइयों को, रेपिस्ट को और जो अजमल कसाब जैसा आतंकवादी है, इन लोगों को सज़ा दिलाने में भूमिका निभाई है, उस भूमिका को सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया है, सरकार ने पहचाना है। सरकार पहले से भी वो है, और ये अलग बात है कि वो पिछला चुनाव मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वर्षा गायकवाड़ से हार गए थे 16,000 वोट के आसपास से। ये सबको मालूम है कि उस चुनाव के दौरान किस तरह से झूठ फैलाया गया था संविधान बदलने के नाम पर। उसको फिर एक बार अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी भूमिका थी। और अभी जिस तरह से वहाँ पर सरकार है भाजपा के नेतृत्व में, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, वो बताता है कि वो झूठ टिका नहीं। खैर, ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है जो इन लोगों के नॉमिनेशन को लेकर के, और इन लोगों का नॉमिनेशन याद किया जाएगा, इसलिए इस पर चर्चा आवश्यक थी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।